नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का राजधानी लाइव में। दिल्ली सरकार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के हर घर को 24 घंटे नल से साफ पानी देने की दिशा में युद्ध स्तर पर कार्य कर रही है और इसी क्रम में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली जल बोर्ड को नांगलोई वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में स्पेस सेविंग टेक्नोलॉजी के साथ नए फिल्टर हाउस के निर्माण कार्य की परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। इस परियोजनाओं की कुल लागत 59.7 करोड़ रुपए है। परियोजना के पूरा होने के बाद नांगलोई वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में आधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस ये फिल्टर हाउस गर्मी या पानी का ज्यादा मांग के समय करीब 10 से 15% ज्यादा पानी का ट्रीट कर सकेगा, यानी ज्यादा पानी की आवश्यकता के दौरान अपनी क्षमता से अधिक पानी साफ हो पाएगा। इससे दिल्ली के विभिन्न इलाकों में पानी की जरूरत को पूरा करने में मदद मिलेगी। इसी खबर पर जरा जानकारी के लिए दिल्ली से संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं। राजीव, फिलहाल जिस तरीके से नई परियोजना को मंजूरी दिल्ली में मिल गई है, क्या कुछ अहम जानकारी? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें दिल्ली सरकार की, तो दिल्ली सरकार लगातार जनता के लिए कहीं ना कहीं कार्य करती हुई नजर आ रही है। इस तरीके से नांगलोई के जल बोर्ड का जो कहते हैं प्लांट है उसको स्टार्ट किया गया है। लगातार ये कोशिश की जा रही है कि हर व्यक्ति तक एक साफ पानी की जो है उनके द्वारा तक पहुंचाया जाए। जिस तरीके से लगातार परियोजनाओं की कोशिश की जा रही है और कहीं ना कहीं दिल्ली के लिए कहीं ना कहीं बेहतर सुविधा देने की कोशिश की जा रही है, तो साफ जाहिर है कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार जो है वो अच्छे कदम उठाती हुई नजर आ रही है। और जनता की बात करें तो जनता बार बार कहीं ना कहीं पानी के लिए कहीं ना कहीं कुछ गुहार जरूर लगा रही थी। जहाँ पे कुछ इलाकों के अंदर जो साफ पानी नहीं मिल पा रहा था, उन इलाकों के अंदर भी अब कहीं ना कहीं पानी जो है वो साफ पानी जो है वो दिल्ली सरकार के द्वारा मिलता हुआ नजर आएगा। जी, अब इस परियोजना से किस तरीके से लोगों को ज्यादा सुविधाएं दे पाएंगी? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। ये नांगलोई जल बोर्ड प्लांट की बात करें तो वहां पर भी कहीं ना कहीं कोशिश ये की जा रही है, जिन कच्चे इलाकों के अंदर अभी तक कहते पानी की पाइपलाइन नहीं थी या फिर क्या है गंदा पानी आता था, उसके लिए कहीं ना कहीं अब दिल्ली सरकार बड़ी कोशिश करती नजर आ रही है। और जिस तरीके से इस नांगलोई प्लांट की जो शुरुआत की जा रही है और मनीष सिसोदिया के द्वारा कहीं ना कहीं इसकी कोशिश की गई है, तो उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं दिल्ली के व्यक्ति तक, यानी कि हर व्यक्ति तक या फिर क्या है जो कच्ची कॉलोनियों में रहते हैं उन तक साफ पानी जो है वो दिल्ली सरकार पहुंचाने की भरपूर कोशिश करती हुई नजर आ रही है। और आने वाले दिनों के अंदर शायद ये पानी जो है जो साफ पानी है वो हर व्यक्ति तक मिलता हुआ भी नजर आएगा। जी, अब जिस तरीके से दिल्ली सरकार ये तमाम कोशिशें कर रही है, हर घर जल पहुंचाने की कोशिश जो हो रही है, उसको लेकर उसको सार्थक बनाने के लिए ये परियोजना की शुरुआत की गई है, इसको अमली जामा पहनाने के लिए क्या कुछ किया जाएगा? देखिए, बिल्कुल सही है। यहाँ पर बात करें ये कैसे शुरुआत जो की जा रही है, यानी कि कैसे नांगलोई जल बोर्ड प्लांट की, और लगातार ये भी कोशिश की जा रही है जहाँ जहाँ साफ पानी नहीं मिल पा रहा है या फिर पानी की सुविधा नहीं है वो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार के द्वारा दी जा रही है। और लगातार ये भी कोशिश की जा रही है कि हर व्यक्ति तक साफ पानी जो है वो मिल सके। मगर देखना होगा इस प्लांट से कितनी कोशिश जितनी है दिल्ली सरकार की वो कितनी कारगर हो पाती है और जनता कितना दिल्ली सरकार के कार्यों से संतुष्ट हो पाती है। जी, अब राजीव, जिस तरीके से ये नए फिल्टर हाउस के निर्माण के कार्य को मंजूरी दी गई है, कब तक ये कार्य शुरू हो जाएगा? देखिए, बिल्कुल सही कहा। नांगलोई फिल्टर जल बोर्ड प्लांट की बात करें तो वहां पर भी लगातार कैसे कोशिश की जा रही है कि कुछ समय के अंदर ही ये चालू होता हुआ नजर आए। और यहाँ पर जिस तरीके से अधिकारियों के द्वारा कहीं ना कहीं बैठकें की जा रही है, मनीष सिसोदिया खुद इस चीज को गौर कर रहे हैं कि दिल्ली के अंदर किसी भी तरीके की दिक्कतें जो है वो खत्म की जाए और पानी की दिक्कतें हों, सीवर की दिक्कतें हों, दिल्ली सरकार जो है वो भरपूर अब कोशिश करती हुई नजर आ रही है। और शायद आने वाले दिनों के अंदर 2025 की जो बात करें वहां तक कहीं ना कहीं कोशिश जरूर की जाएगी और कहीं ना कहीं हर व्यक्ति तक साफ पानी जो है वो घर घर पहुंचाने की उनके नलकों के द्वारा वो कोशिश जरूर कारगर होती नजर आएगी। जी, ठीक है राजीव, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में रायपुर के न्यू सर्किट हाउस में 2 दिवसीय कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस की शुरुआत हुई। कॉन्फ्रेंस के पहले दिन मुख्यमंत्री के निर्देशन में सभी कलेक्टरों से विभिन्न विभागों की योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। कॉन्फ्रेंस में क्वांटिफिएबल डाटा आयोग द्वारा किए जा रहे अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों के सर्वेक्षण के लिए इस वर्ग के
ज्यादा से ज्यादा लोगों के पंजीयन कराने के निर्देश दिए गए, जिससे प्रदेश में उनकी सही संख्या का आंकलन किया जा सके। इसके साथ ही कलेक्टर्स को स्कूलों में बच्चों को जारी किए जाने वाले जाति प्रमाण पत्र वितरित करने में तेजी लाने के निर्देश दिए। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में रायपुर के न्यू सर्किट हाउस में 2 दिवसीय कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस की शुरुआत की गई। पहला दिन काफ़ी खास रहा, जिसमें विभिन्न विभागों की योजनाओं की प्रगति की समीक्षा इस दौरान इस कॉन्फ्रेंस में की गई। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अखिलेश तिवारी हमारे साथ रायपुर से मौजूद हैं। अखिलेश, फिलहाल जिस तरीके से कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस की शुरुआत पहले दिन की गई, किस तरीके की अध्यक्षता इस दौरान की गई और क्या कुछ खास इस कॉन्फ्रेंस में रहा? देखिए, कलेक्टर और एसपी लोगों का जो बैठक है वो निश्चित तौर पे मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में की गई और निश्चित तौर पे इस पे खास तौर से जुआ सट्टा हो गया और बढ़ते जो अपराध है उसको देखते हुए इस तरीके से अंकुश लगाने के सख्त निर्देश दिए गए। अगर किसी का भी फोन आता है, अगर कोई अप्रोच की बात करते हैं या कोई पहुंच पहचान की बात करते हैं या कोई नेता हो, ऐसे के अगर संरक्षण में भी संचालित हो रहा होगा जुआ सट्टा, तमाम तरह के जो कारोबार संचालित हो रहे हैं उसके ऊपर तत्काल लगाम लगाने के निर्देश दिए हैं। अन्यथा ऐसी स्थिति में एसपी को तत्काल सस्पेंड करने के निर्देश भी जारी किए गए। तो निश्चित तौर पे आने वाले जो चुनावी समीकरण है उसको देखते हुए अपराध मुक्त छत्तीसगढ़ कह सकते हैं और इसको लगातार कायम करने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने प्रयासरत हैं। इसके अलावा कलेक्टरों को भी निर्देश दिया गया है, किसी भी आम व्यक्ति को अगर भू माफिया परेशान करता है या फिर अन्य तरह से किसी भी तरह से अगर आम लोग परेशान होते हैं तो इसका सीधा सीधा जिम्मेदार कलेक्टर ही होगा। अगर भेंट मुलाकात में उस दौरान अगर मुख्यमंत्री पहुंचते हैं, अगर उसके पास में किसी कर्मचारी अधिकारी का फोन आता है तो इस स्थिति में ही कलेक्टर के ऊपर भी कार्रवाई करने के निर्देश संभागायुक्त को दिए गए। जी, इसके तहत कई विभागों के कार्यों की समीक्षा भी की गई, क्या कुछ उसमें खास रहा? देखिए, कार्यों की समीक्षा की अगर बात की जाए तो लगभग जो रोड निर्माण से लेकर के तमाम तरह के, चाहे स्वामी आत्मानंद स्कूल की बात किया जाए और अन्य जो खास तौर से बारदाने की जो कमी होती है छत्तीसगढ़ में धान बेचने के दौरान, ऐसी स्थिति में बारदाने की कमी ना हो इसलिए निर्देश भी जारी किया गया है। इसके अलावा जो शिक्षा व्यवस्था है खास तौर से उसको ध्यान में रखते हुए अलग अलग तथ्य के अनुसार भी कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं। बच्चों को किस तरीके से समझाया जा सकता है, उसको प्रोत्साहित किया जा सकता है, उनको समझाने की कला की प्रवृत्ति की गई है और जिसका जो प्रशिक्षण है शिक्षा कर्मी लोगों का वो निमोरा स्थित प्रशिक्षण कार्यशाला में किया जाएगा। तो कई ऐसे कार्य हैं जहां रोड निर्माण की बात किया जाए, नारी निर्माण की बात किया जाए, चाहे समाज के सामुदायिक भवन की बात किया जाए, ऐसे तमाम कार्यों को लेकर के भी एक समीकरण बनाया गया है ताकि आम लोगों को सुविधाएं मिल पाए। जी ठीक है अखिलेश, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। हिमाचल कांग्रेस ने राज्य में जल्द चुनाव की तिथि घोषित करने की मांग की है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने केंद्रीय चुनाव आयोग को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि राज्य में जल्द आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू की जाए। उन्होंने कहा कि सत्तारूढ़ बीजेपी राज्य में केंद्रीय मंत्री की आवभगत पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। प्रतिभा सिंह ने कहा कि सत्ता से बाहर होने के डर के कारण जयराम सरकार केंद्रीय मंत्री के भरोसे है। बीजेपी सरकार के कार्यकाल का 2 माह से भी कम वक्त बचा है। ऐसे में बीजेपी अपने राजनीतिक लाभ के लिए सरकारी मशीनरी खुलकर दुरुपयोग कर रही है। 65,000 के कर्ज में डूबे राज्य पर करोड़ों का अतिरिक्त वित्तीय बोझ डाला जा रहा है।
इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हिमाचल प्रदेश से ब्यूरो चीफ टीना ठाकुर हमारे साथ मौजूद हैं। टीना जी, फिलहाल जिस तरीके से देखा जाए कि कांग्रेस की ओर से एक पत्र लिखा गया है और जल्द चुनाव की तिथि घोषित करने की मांग की गई है, क्या कुछ अहम जानकारी? बिल्कुल, क्योंकि हिमाचल कांग्रेस का आरोप है कि जो भाजपा है वो सरकारी पैसे पे जो है रैलीज करवा रही है, अपने जो केंद्रीय नेता है उनकी अवगत कर रही है और तमाम तरह के जो कार्यक्रम करवा रही है उससे वो अपना जो है एक तरह का प्रचार कर रही है। तो इसको रोका जाए और इसको उसके अलावा जो है प्रदेश में जो बर्फबारी है उससे पहले जो चुनाव करवाया जाए, ये इस आशय का जो पत्र है वो कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है प्रतिभा सिंह उनकी तरफ से जो है इलेक्शन कमीशन को लिखा गया है। और बड़ा ये गहरा आरोप लगाया गया कि जो केंद्रीय मंत्री है वो यहाँ पे जो आ रहे हैं, जैसे 65,000 का कर्ज है हिमाचल पे, उसके बावजूद जो हिमाचल की जो भाजपा सरकार है वो जो अमृत महोत्सव के नाम पे जो है करोड़ों की फिजूल खर्ची सब कर रही है और लगातार जो उनके नेता हैं, केंद्रीय नेता है वो यहाँ पे पहुंच रहे हैं। करोड़ों रुपए उनकी जो रैलीज है, उनके जो कार्यक्रम है उस पर खर्चे जा रहे हैं। तो इसको लेके कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग संज्ञान ले, इनके ऊपर रोक लगाए और यहाँ पे जो है चुनाव जो है समय से जी। अब जिस तरीके से चुनाव जल्द कराने की बात की गई है, कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है। ये जो पत्र लिखा गया है, क्या इसका कोई जवाब अभी आया? नहीं, इलेक्शन कमीशन की तरफ से जवाब तो नहीं आता है, लेकिन जरूर कांग्रेस चाहिए, क्योंकि अभी जब लोकसभा थे या पिछले जो 4 उपचुनाव हिमाचल में हुए तो कांग्रेस की तरफ से काफी आरोप लगाए गए थे, काफी जो शिकायतें हैं वो की गई थी। हालांकि कुछ शिकायतों पर संज्ञान जो है वो लेता है चुनाव आयोग, कुछ जो है वो नहीं लेता है और जो उसका जो उत्तर है वो नहीं मिल पाता है कांग्रेस को। कांग्रेस ने जो ये पत्र है ये पिछले कल जो ये है प्रतिभा सिंह ने लिखा है। हालांकि अभी तक चुनाव आयोग की तरफ से इसके ऊपर कोई स्पष्टीकरण या कोई बात नहीं कही गई है, कोई बयान नहीं आया है, लेकिन इतना जरूर है कि यही इसी आशय का पत्र जो है पिछले कुछ टाइम पहले भी कांग्रेस की तरफ से गया था, जिसमें सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करने और अमृत महोत्सव के नाम पे जो है अपना प्रचार जो है भाजपा सरकार पे करने का आरोप लगाया गया था कांग्रेस की तरफ से। तो अभी जो चुनाव आयोग है उनकी तरफ से फिलहाल ऐसा कोई बयान या ऐसा कोई जवाब नहीं आया है कांग्रेस को। ठीक है टीना जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। पंजाब कांग्रेस भगवंत सिंह मान की कैबिनेट में दागी मंत्री फौजा सिंह सरारी के खिलाफ अपने आंदोलन को तेज करेगी। पार्टी ने कहा कि सरारी की जगह जेल में है, न कि कैबिनेट में। यहां इस संबंध में जानकारी देते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग और कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने कहा कि पार्टी सोमवार को 10 अक्टूबर को सरारी को सरकार से तुरंत बर्खास्त किए जाने की मांग करते हुए राज्य के सभी जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन करेगी, जिसके अपने ओएसडी ने ही खुलासा किया था। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और कांग्रेस विधायक दल के नेता ने कहा कि सरारी का सरकार में होना ईमानदार सरकार को लेकर इनके दावों पर चपेट है। ज्यादा जानकारी के लिए चंडीगढ़ से संवाददाता अमित हमारे साथ मौजूद हैं। अमित, फिलहाल जिस तरीके से कांग्रेस आंदोलन को तेज करने जा रही है फौजा सिंह सरारी के खिलाफ, क्या कुछ अहम जानकारी? आज इसी तौर कहें कि 10 तारीख से हम कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी के एक सीनियर नेता के ऊपर हम कह सकते हैं कि हमला करने की कोशिश की जा रही है। हम सीधे तौर पे कह सकते हैं कि पंजाब कांग्रेस के प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग पिछले एक लंबे समय से कांग्रेस तरफ से एक मुहिम चलाई जा रही है कि पंजाब के कैबिनेट मंत्री और आम आदमी पार्टी सीनियर नेता फौजा सिंह सरारी को बर्खास्त किया जाए और उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। एक ऑडियो कुछ समय पहले हम कह सकते हैं कि वायरल हुई थी, उस ऑडियो को लेकर वो लगातार वो चीज कह रहे हैं कि उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। इसको लेकर हम कह सकते हैं पंजाब सरकार की तरफ से बकायदा हम कह सकते हैं कि पार्टी की तरफ से एक कमेटी बनाई गई है और उसके ऊपर जांच भी कर रही है। पर इसको लेकर हम कह सकते हैं सीधे तौर पे कि कांग्रेस जो ऑपोजिशन है वो इस बात से कुछ नहीं नजर आई। वो एक चीज बार बार कहते हुए नजर आए जहां पर पॉजिटिव खिलाड़ी के ऊपर भी मांग करते हुए नजर आ रहे हैं और इसको लेकर लगातार अगर हम कहें चाहे वो विधानसभा हो या फिर हम कहें कि सड़कों पर प्रदर्शन भी लगातार किए जा रहे हैं। अब हम कह सकते हैं कि अल्टीमेटम कांग्रेस की तरफ से दिया गया, पंजाब कांग्रेस 10 तारीख से अपना प्रदर्शन और तेज करने की उन्होंने ऐलान कर दिया है।
अब जिस तरीके से कांग्रेस प्रदर्शन तेज करने जा रही है, इसको लेकर आम आदमी पार्टी की ओर से कोई प्रतिक्रिया? हाँ देखिए, अभी तक हम कह सकते हैं कि लगातार ये अगर हम कहें कि कांग्रेस के विरोध के ऊपर अगर हम कहें कि आम आदमी पार्टी का एक सीधा सीधा बयान आया है कि हम ऑलरेडी कार्रवाई कर रहे हैं, ऑलरेडी कमेटी बन चुकी है, ऑलरेडी रिपोर्ट तलब की जाएगी, हर एक पहले की छानबीन की जाएगी और उसके बाद अगर दोषी पाए जाते हैं मॉडर्न सारे तो उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने एक चीज बिल्कुल क्लियर कर रखी है आम आदमी पार्टी ने कि हम जीरो टॉलरेंस करप्शन को लेकर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का कर रहे हैं और किसी भी तरह की करप्शन हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो यहाँ पर बात कैबिनेट मंत्री की हो रही है और सिर्फ एक ऑडियो के बेस पे हम उनको बर्खास्त नहीं कर सकते। अगर और उसका सबूत होते हैं, जब लगातार अंतर्राष्ट्रीय पार्टी की तरफ से छानबीन कर रही है और अगर सबूत मिलते हैं तो कार्रवाई करते हुए नजर आएंगे। पर सिर्फ इस ऑपोजिशन के दबाव के तहत आम आदमी कह रही है तो ऑपोजिशन के कहने के तहत हम अपने कैबिनेट मंत्री को हटाने से रहे। ठीक है अमित, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। पंजाब के प्रदेश के पूर्व शिक्षा मंत्री और गदरपुर से विधायक अरविंद पांडे ने शनिवार को अंकिता के घर डोभ श्रीकोट पहुंचकर अंकिता के परिजनों को सांत्वना दी। इस दौरान अंकिता के पिता वीरेंद्र भंडारी ने अंकिता के हत्यारों को फांसी की सजा दिए जाने की मांग की है। वहीं अरविंद पांडे ने घटना की निंदा करते हुए कहा कि यह विषय राजनीति का नहीं बल्कि यह उत्तराखंड की बेटी अंकिता की इज्जत का सवाल है। अंकिता को आरएसएस की बेटी बताते हुए उन्होंने कहा कि आरएसएस अंकिता को न्याय दिलाने के लिए कोई कमी नहीं छोड़ेगी और आरोपियों को हर हाल में सजा मिलेगी। अंकिता उत्तराखंड की बेटी है। अंकिता को न्याय दिलाने के दायित्व सरकार से लेकर हर उत्तराखंड का है। जरा जानकारी के लिए देहरादून से संवाददाता तारिक अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं। तारिक, फिलहाल जिस तरीके से विधायक अरविंद पांडे पहुंचे अंकिता के घर और उन्होंने परिवार को सांत्वना दी, क्या कुछ अहम जानकारी? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जिस दिन से हादसा हुआ है उस दिन से लगातार नेताओं को आना जाना अंकिता के घर पर है। लगातार जो अंकिता के परिजन हैं वो परेशान है, तो लगातार नेताओं ने ढांढस बना रहे हैं जाकर वहां पर, और उत्तराखंड के नहीं बल्कि बाहर के नेता भी आ रहे हैं। इसी क्रम में कल देर शाम अरविंद पांडे वहां पर पहुंचे हैं, जो बीजेपी के विधायक हैं। उन्होंने बिल्कुल साफ तौर पर ये कहा है अंकिता के परिजनों से कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है, जो भी दोषियों से कड़ी सजा दिलाई जाएगी और पूरा जो केस है वो फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाएगा। और सिर्फ बीजेपी ही नहीं बल्कि पूरा उत्तराखंड अंकिता के जो परिजन हैं उनके साथ है। और बिल्कुल साफ तौर पर अरविंद पांडे ने उनसे कहा है अंकिता के परिजनों से कि उन्हें घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, कुछ भी आवश्यकता पड़ने पर जो है पूरी सरकार उनके साथ खड़ी है। जी ठीक है तारिक, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। मुंबई पुलिस को 4 इटालियन नागरिकों की कस्टडी अहमदाबाद क्राइम ब्रांच से मिली है। इसके बाद अब उनसे महाराष्ट्र एटीएस और खुफिया विभाग की टीम पूछताछ में जुट गई है। जांच एजेंसियों को शक है कि ये इटालियन नागरिक संदिग्ध गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं। असल में ये चारों इटालियन नागरिक ग्रेफिटी पेंट करते हैं। 24 सितंबर को ये मुंबई और 27 सितंबर को सुबह इन लोगों ने चारकोप के मेट्रो कार शेड में घुसकर मेट्रो ट्रेन पर ग्रेफिटी पेंट किया। उन्होंने इसका वीडियो भी शूट किया, लेकिन इससे पहले कि इन्हें गिरफ्तार किया जाता ये फौरन नेशनल्स सीधे अहमदाबाद भाग चुके थे। आरोपियों ने गोमतीपुर के मेट्रो कार शेड में घुसकर ग्राफिटी पेंटिंग की और एटीएस जैसे अजीबोगरीब शब्द लिख डाले। मामले की जांच में अहमदाबाद एटीएस ने इन्हें गिरफ्तार किया और बाद में क्राइम ब्रांच को सौंप दिया। इसके बाद मुंबई पुलिस ने इनकी कस्टडी ली है। तो आपको बता दें कि मुंबई पुलिस को 4 इटालियन नागरिकों की कस्टडी अहमदाबाद क्राइम ब्रांच की ओर से मिली है। इसके बाद अब महाराष्ट्र एटीएस और खुफिया विभाग की टीम उनसे पूछताछ करेगी। जांच एजेंसियों को ये शक है कि ये इटालियन नागरिक संदिग्ध गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं, इसलिए अब इनसे पूछताछ की जाएगी।
मुंबई पुलिस ने 4 इटालियन नागरिकों की कस्टडी अहमदाबाद क्राइम ब्रांच से मिली है। इसके बाद अब उनसे महाराष्ट्र एटीएस और खुफिया विभाग की टीम पूछताछ में जुट गई है। जांच एजेंसियों को शक है कि ये इटालियन नागरिक संदिग्ध गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं। आपको बता दें कि इन चारों ने मेट्रो कारशेड में घुसकर मेट्रो पर ग्राफिटी पेंट की थी, जिसका वीडियो भी इन्होंने बनाया था और इसमें इन्होंने टीएएस जैसे अजीबोगरीब शब्द लिख डाले थे। मामले की जांच में अहमदाबाद एटीएस ने इन्हें गिरफ्तार किया और क्राइम ब्रांच को सौंप दिया है। इसके बाद मुंबई पुलिस को इनकी कस्टडी मिली है। अब इनसे पूछताछ जारी है। ज्यादा जानकारी के लिए मुंबई से संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी हमारे साथ मौजूद हैं। सत्यप्रकाश, फिलहाल जिस तरीके से 4 इटालियन नागरिकों की कस्टडी अहमदाबाद क्राइम ब्रांच से मिली है मुंबई पुलिस को, क्या कुछ अहम जानकारी? बिल्कुल मुस्कान जी, मुंबई पुलिस और एटीएस की सामूहिक कार्रवाई के चलते 4 इटालियन को मुंबई के एमएचबी पुलिस स्टेशन की हद से गिरफ्तार किया गया है। यह चारों शख्स मुंबई के चारकोप मेट्रो कारशेड में दीवार फाड़कर अंदर घुसे थे और ग्राफिटी पेंटिंग करते थे। यह जानकारी मिलते ही तमाम सुरक्षा एजेंसियों अलर्ट हो गई और इनकी गिरफ्तारी की है। फिलहाल अहमदाबाद एटीएस ने अब फिर से मुंबई पुलिस को जांच के बाद सौंप दिया है। अब आगे की जांच मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र एटीएस करने वाली है, क्योंकि इनके पास से जिस तरह से तमाम दर्जनों पेन ड्राइव, कई तरह के कलर पेन और कैमरे बरामद किए गए हैं, इससे शक है कि कहीं कहीं यह देश की सुरक्षा में स्ट्रिंग लगाने का काम कर रहे थे, क्योंकि ग्राफिटी पेंटिंग के जरिए इन्होंने जिस तरह का शब्दों का इस्तेमाल किया है उससे ये डाउट बढ़ जाता है कि कहीं इनकी प्रक्रिया और इनका जो ध्येय है वो गलत तरीके से तो नहीं है, क्योंकि इन्होंने अपनी पेंटिंग के जरिए टास्क लिखा था, TAS। तो ये टास्क भी हो सकता है या एटीएस को उल्टा करके, तो ये तमाम चीजें हो सकती है। इसकी जांच जो है महाराष्ट्र एटीएस करने वाली है। जी क्या इसके बारे में कुछ पता चल पाया? आखिर जिन शब्दों का इन्होंने लिखा, पूछताछ इनसे हो रही है, ये जो TAS लिखा है इसकी कोई खुलासा इस पर हो पाया है अभी तक? फिलहाल खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन जानकारी है कि एटीएस को उन्होंने बताया कि वह उनका एक शौक है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि अगर यह शौक है तो खाली मुंबई मेट्रो में ही क्यों पेंटिंग की गई इस तरह की? बाकी मुंबई ऑटो ट्रांसपोर्टेशन है, फिर टैक्सी है, फिर मुंबई की BST बसेस है, तमाम चीजें तो उस पर क्यों नहीं, जबकि पेंटिंग वहां भी की जा सकती थी। तो इस तरह के सवाल जो है महाराष्ट्र एटीएस जरूर खड़ा कर रही है, लिहाजा उनको इस पूरे मामले में जवाब देना होगा। इसकी जांच जो है पूरी गहराई से महाराष्ट्र एटीएस कर रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। कठुआ के चंबे देबाग क्षेत्र में आई लव यू पाकिस्तान लिखे एक गुब्बारे मिलने से वहां सनसनी फैल गई है। स्थानीय लोगों ने इसकी जानकारी पुलिस टीम को दी, जिसके बाद पुलिस टीम ने पहुंचकर गुब्बारे को जब्त कर लिया है। स्थानीय लोगों ने बताया कि वो सुबह यहां से गुजर रहे थे, उन्होंने यहां गुब्बारे को देखा, क्योंकि इसमें कुछ संदिग्ध भी लिखा हो सकता था, इसलिए इसकी जानकारी पुलिस को दी गई। उन्होंने पूरे मामले की जांच करने की मांग की है। ज्यादा जानकारी के लिए जम्मू कश्मीर से संवाददाता रविंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ मौजूद हैं। रविंद्र, फिलहाल जिस तरीके से ये संदिग्ध गुब्बारा मिला है वहां पर क्या कुछ इसको लेकर अहम जानकारी? जी देखिए, पाकिस्तान की तरफ से लगातार साजिशें जो हैं वो की जा रही हैं, चाहे गुब्बारे भेजे जा रहे हों या फिर कहा जाए ड्रोन के जरिए हथियार और मादक पदार्थ हों वो भेजे जा रहे हैं। लेकिन कल जिस प्रकार से एक गुब्बारा कठुआ के सरहदी गांव में मिला है, उसके बाद से लोगों में दहशत जो है वो बनी हुई है और लोगों का कहना है कि पाकिस्तान लगातार ऐसी हरकतें करता है जिससे यहाँ पर रह रहे लोगों को परेशानी होती है। हालांकि इसकी सूचना जब स्थानीय लोगों द्वारा पुलिस को दी गई तो पुलिस ने जांच की और गुब्बारे को अपने साथ ले गई है। हालांकि उस गुब्बारे के ऊपर उर्दू में कुछ लिखा हुआ था और साथ में आई लव यू जो है वो लिखा हुआ था। तो उसके बाद जब पुलिस वहां पहुंची है तो उस गुब्बारे को अपने साथ ले गई है। वहीं कठुआ के अंदर जो है एक
आतंकी जो पकड़ा गया था उसके खुलासे पर 3 स्टिकी बम और 3 आईडी जो हैं वो बरामद हुई हैं। तो इसको लेकर एसएसपी कठुआ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसी जो जैश मोहम्मद का आतंकी जाकिर था उसकी निशानदेही पर कठुआ के बिलावर और कई और इलाकों में जो है वो कहा जाए तलाशी अभियान लिया और उसी के निशानदेही पर 3 स्टिकी बम और आईडी बरामद की हैं। मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान लगातार कोशिश कर रहा है कि 90 के दशक से ही घुसपैठ को लेकर संवेदनशील जो कहा जाए रहा है और 3 दशकों के अंदर पाकिस्तान ने लगातार हर बार अपने पैंतरे जो हैं वो बदले हैं, घुसपैठ करवाने की कोशिशें। पहले नदी नालों के रास्ते जो है वो आतंकियों को भेजता था, फिर उसने तारबंदी काटने के तारबंदी जो है फेंसिंग की गई तो फेंसिंग की तारबंदी जो है वो काट कर आतंकियों की घुसपैठ करवाता रहा। फिर कहा जाए तो सुरंगों के जरिए जो है टनल्स खोद कर जो है आतंकियों की घुसपैठ करवाई। उसके बाद से काफी हमले चाहे आर्मी कैंप हो या फिर जम्मू कश्मीर पुलिस के थाने हो उन पर हमले जो हैं आतंकियों ने किए। लेकिन अब सबसे बड़ी सरदर्द जो है वो ड्रोन बना हुआ है और ड्रोन के जरिए हथियार जो हैं वो भेजे जा रहे हैं और जो स्लीपर सेल हैं उन्हीं के जरिए इन स्टिकी बम और आईडी को जो है वो अलग अलग जगह पर पहुंचाया जा रहा है। लेकिन कहा जाए तो पाकिस्तान लगातार कोशिश यही कर रहा है किसी भी तरीके से जम्मू कश्मीर को दहलाया जाए और खास करके जम्मू को निशाना बनाने की कोशिश जो है वो पाकिस्तान कर रहा है। जी ठीक है रविंद्र, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल के लिए मेरे साथ राजधानी लाइव में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।